बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम कोयटा की ही बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे। कोयटा का जो कोयला फाटक है उसके पास मुजाहिरीन का धरना अभी भी जारी है और उनके साथ मैयतें भी हैं। उन्होंने शहदा को अभी तक दफनाया नहीं है और ये शहदा वो हैं जो कौम के ऊपर कुर्बान हुए। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिन पुलिस एहलकारों ने कौम के लिए कुर्बानी दी है, वतन के लिए कुर्बानी दी है, उन्हीं की लाशें रख के उनके घर वाले एहतजाज करने के लिए बैठे हुए हैं। देखें, इससे पहले याद रखिएगा कि जहाँ पे दहशतगर्दों ने किसी को मारा और वो कोई आम लोग थे तो वो एहतजाज करने के लिए बैठे। इससे पहले जो शिया हज़ारा कबाइल हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में, वो एहतजाज करते थे और उनका एहतजाज होता था इस नौइयत का, और वो दबाव डालते थे हुकूमत पर कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, हमारा बार बार कत्लेआम हो रहा है, और बड़े जायज़ उनके मुतालबात होते थे। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे जब रियासत जुल्म करती है किसी के साथ तो लोग लाश सड़क पे रख के एहतजाज करते हैं। अब यहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी लाशें लेकर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। और फार्म 47 की जो जाली हुकूमत बनाई गई है वो इतनी बेहिस है कि वो आवाम के दुख और तकलीफ़ से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ लग रही है। अब ये जो कोयला फाटक है कोयटा में, इसके मनाज़र मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने इधर स्क्रीन पे मौजूद हैं। यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं इस वक्त, रात के वक्त, और लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैयतें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत में बहुत बेहिसी है। आसिम मुनीर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, प्राइवेट जेट्स के अंदर आए, लेकिन इन लोगों को मिले नहीं, इनके मुतालबात सुने नहीं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन नौइयत का है। और ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। बीबीसी ने इसके ऊपर लिख दिया बाकायदा। पाकिस्तान के मीडिया को तो लिखने की कोई इजाज़त ही नहीं है। ना पाकिस्तान का मीडिया लिख सकता है, ना टीवी चैनल्स के ऊपर बोल सकता है। और पाकिस्तान में जो भी सहाफ़ी इसको रिपोर्ट करेगा उसके साथ क्या होगा, जो सोहराब बरकत के साथ हुआ, जो इस वक्त रज़ी ताहिर के साथ हो रहा है, या जो अहमद फरहाद के साथ हुआ। ये हसास तरीन मामलात हैं और इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के रियासती इदारे आपका नुकसान कर देंगे, और वो लगातार ऐसा करते चले आए हैं। सहाफ़ियों ने इसको पहले भी बहुत भुगता है, अभी भी भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। अब सूरत हाल आप ये देखें, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी ये बताता है कि ये मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू किए उन्होंने। शम्सुर रहमान समेत धरने के शुरका का मौक़िफ़ है कि 1-2 टंकियों की हिफाजत के लिए हमारे प्यारों की एक बहुत बड़ी तादाद को मुनासिब इंतजामात और तैयारी के बगैर ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। जबकि अपने भाई आसिफ खान की लाश के साथ धरने में शरीक साबिर खान ने दावा किया कि हमारे प्यारे चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें गोलियां पहुंचा दो, लेकिन वो नहीं पहुंचाई जा सकी, जिसकी वजह से वो सारे मौत के मुंह पर चले गए। धरना कमेटी के रुकन अब्दुल फयाज, उन्होंने ये दावा किया, ये यहीं पे धरना चल रहा है, उनका दावा सुने आप। वो ये कहते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे। यानी जब गोली चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, सबसे पहला राब्ता तो किया जाता है अपने सीनियर से, अपने ऑफिसर से, फिर राब्ता किया जाता है उन लोगों से जिनसे मदद मांगी जा सके, और फिर जब आप मायूस हो जाते हैं तो आप कहते हैं चलो एक आखिरी कॉल में अपने घर वालों से बात कर लूँ। तो वो बताते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे, जो ये कह रहे थे कि असला और गोलियों की कमी की वजह से हम मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इनको मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। यानी उनकी मदद नहीं की गई और उसके बाद वो सारे लोग शहीद हो गए। अब ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि जनाब पुलिस लड़ रही थी, कई घंटों तक लड़ रही थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाई गई। मैंने कासिम सूरी साहब से भी पूछा, बहुत सारे और लोग हैं, कासिम सूरी साहब के साथ मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, वो आप उनके चैनल पे देख सकेंगे। साबिर शाकिर साहब भी मौजूद हैं, वहाँ चैनल पे भी आप देख सकेंगे कि वो जिस जगह पे ये वाक़यात हुए हैं, यहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, उनके नाके मौजूद हैं, और उनकी भारी तादाद बड़े भारी असले के साथ वहाँ पे मौजूद है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कर नहीं सकता। ये एक और मनाजिर हैं, ये मनाजिर आप देखिए, ये नोशकी के हैं। ज़िला नोशकी जो है बलूचिस्तान का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले चागी आता है नीचे की तरफ से, बहुत बड़ा ज़िला है। चागी से ऊपर जो है वो नोशकी है, और नोशकी की जो सरहद है वो ना सिर्फ चागी के साथ लगती है बल्कि उसके साथ साथ
बहुत सारे और ज़िले हैं, यानी एक तरफ इसको थोड़ा सा एरिया कोयटा का लगता है, मस्तूंग है, कल्लात है, तो ये बीच में एक ज़िला है नोशकी का। अब वहाँ के मनाजिर आ रहे हैं कि BLA वाले पुलिस की गाड़ियों में शहर का गश्त कर रहे हैं, यानी जो सरकार ने गाड़ियाँ लेकर दी हैं पुलिस को, उन गाड़ियों पे कब्जा कर लिया BLA ने और वो शहर का गश्त कर रहे हैं। कौन करेगा पाकिस्तान की हिफाजत? कैसे होगी पाकिस्तान की हिफाजत? दहशतगर्द आते हैं, जिस चीज़ का दिल करता है वो लेकर चले जाते हैं, जिस सड़क पे दिल करता है वो नाके लगा देते हैं। और निमटने का फार्मूला हमारा कई दहाइयों से यही है कि एक नई प्रॉक्सी हम बना देते हैं, एक नई ताकत हम खड़ी कर देते हैं, उस ताकत से हम थोड़े बहुत नताइज हासिल करते हैं, अगले दिन वो ताकत हमारे गले पड़ जाती है। तो रियासत की रिट कहीं भी नहीं है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बलूचिस्तान में कोई ये चाहता नहीं है कि रियासत की रिट कायम हो या अमन व अमान पैदा हो जाए, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व अमान हो गया तो वहाँ के लोग कहेंगे कि सेहत दो, तालीम दो, मादनियात का हिसाब दो, कितनी मादनियात निकल रही हैं, कौन सा मुल्क ले जा रहा है, हमें बताया जाए कि इसमें से कितना माल निकलता है, हमारा हिस्सा कितना है। फिर वो सारा कुछ पूछेंगे, वो जवाब मांगेंगे। जब वो जवाब मांगेंगे तो आप जवाब देना नहीं चाहते, लिहाजा उनको उलझा कर रखो कत्लो गारतगिरी में ही। सबसे आसान तरीका यही हुआ सूडान में, यही हुआ अफ्रीका में, दुनिया में जहाँ पे भी मादनियात निकलती हैं दो तरह के नताइज आते हैं। या तो वो लोग बहुत खुशहाल हो जाते हैं, या जहाँ पे मादनियात निकलती हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। खुशहाल वो लोग हो जाते हैं जो हिस्सेदार बन जाते हैं, और बर्बाद वो लोग हो जाते हैं जिनके ऊपर ताकतवर आकर मुसल्लत हो जाते हैं कि हमने अब ये मादनियात निकालनी है, इनको आपस में लड़ाओ छोटी छोटी बातों पे। तो वहाँ पे ऐसी प्रॉक्सीज तैयार की जा रही हैं जो लगातार आपस में लड़ती चली जा रही हैं। तो कल आप चागी के मनाजिर देख रहे थे, आज आप नोशकी के मनाजिर देख रहे हैं, और मैं हैरान हो रहा हूँ देख कर के रियासत किधर गई। वो पुलिस वालों की गाड़ियों में बैठ के वहाँ पे गश्त कर रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है? सरकार गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। ये मुकम्मल तौर पे एक फेलियर हो चुका है, ये बात आप याद रखिएगा। मैं आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे सबूत और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। मुकम्मल फेलियर हो चुका है, और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा रजीम को पता भी चल गई है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये सारा इल्ज़ाम उठाकर किस पे डालें। इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल से जेल के अंदर बंद है, कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल से किसी किस्म का एहतजाज ही नहीं किया, यानी 26 नवंबर 2024 को उनका आखिरी एहतजाज हुआ था। 2025 में इनको फ्री हैंड मिला, 2026 में इनको फ्री हैंड मिला, तो तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज ना करके भी इनको फ्री हैंड दिया। तो अब ये किसी के ऊपर मलबा डाल भी नहीं सकते। इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में 6 गुना बढ़ गई है, दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, 4 गुना नहीं 6 गुना बढ़ गई है, और लगातार दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं दहशतगर्दी के मामले में, शाम से, इराक से, मिस्र से, लबनान से, यमन से, इसराइल से, ईरान से, इन और अफगानिस्तान से, इन सारे ममालिक से ज़्यादा ख़राब हमारे हालात हैं दहशतगर्दी के मामलात में। अफगानिस्तान का 9वां नंबर है और पाकिस्तान टॉप पे खड़ा हुआ है जनाब सामने, और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो ये बता रही है। और आसिम मुनीर साहब की जो प्राइमरी ड्यूटी थी वो यही थी। अब गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि कुछ वज़रा को रद्दबदल कर दिया जाए, यानी एक वज़ीर के कपड़े उतार के दूसरे को पहना देंगे, दूसरे के उतार के तीसरे को पहना देंगे। मे भी मोहसिन नकवी का दिल कर रहा हो वज़ीर खारजा बनने का, तो उसका यूनिफॉर्म बना दिया जाएगा किसी और को, और वज़ीर दाखिला कोई और बन जाएगा, और वज़ीर खारजा के कपड़े उतार के मोहसिन नकवी को पहना दिए जाएंगे। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। ये खेल ऐसे ही खेलते हैं, रद्दबदल कर रहे हैं, कुछ नए चेहरों को कहते हैं जी शामिल किया जाएगा, और वज़ीर आज़म ने कोई मुशावरत मुकम्मल कर ली। ये सब धोखा है, सब धोखा है। PMLN ने अपनी सारी ताकत लगाई है, अपने सारे लोग इसके अंदर लगाए, लेकिन क्योंकि अवाम की जानिब से कोई लिजिटमेसी नहीं थी, अवाम की जानिब से इनको वोट नहीं मिले हुए थे, अवाम का मैंडेट और अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं थी, इसलिए ये हर मैदान में फेल हो गए, ये कामयाब हो नहीं पाए। और आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये सरेंडर कब करते हैं, क्योंकि इन्हें आइडिया हो गया अगर हालात यही चले ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तनख्वाह देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। 20-20 अरब रुपए से ज्यादा एक एक दिन में पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। इतना कर्जा पाकिस्तान ने तारीख में कभी नहीं लिया जितना कर्जा इन 4 सालों में आसिम मुनीर साहब के दौर में पाकिस्तान ने ले लिया।
पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ मिलकर इतना कर्जा नहीं ले सके जितना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने ले लिया है। और उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान पे बोझ पड़ गया, पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं हुआ। तो आसिम मुनीर साहब और उनकी सारी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और सोने पे सुहागा यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को इस बर्बादी की इंतहा तक पहुंचाया गया, वो आदमी इमरान खान इनसे फिर भी नहीं टूटा। ये सोने पे सुहागा इनके लिए। ये इनके लिए जो है वो ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि इतना सारा कुछ गवा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इदारे की इज्जत दांव पे लगा दी एक आदमी को तोड़ने के चक्कर में, और वो आदमी इनसे अब तक नहीं टूटा। तो शर्मिंदगी और शिकस्त अपनी जगह पे है, मुल्क की तबाही अलग हो गई है। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और देखें, असल तब्दीली अगर आपने करनी है ना, तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा उस तब्दीली के लिए। वो तब्दीली सियासतदानों में करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक इलेक्शन होगा, सियासतदानों की नई लौट आ जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी, एक इलेक्शन होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना है कि क्या इसी गंदे रास्ते पे उन्होंने चलना है।